नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की गोल्ड स्ट्रैटेजी में हो रहे एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव को डीकोड करने वाले हैं। हम अक्सर सोने को सिर्फ एक बेहतरीन निवेश या गहनों के तौर पर देखते हैं, है ना? लेकिन अगर हम एक पॉलिसी एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो भारत के ट्रेड बैलेंस और पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। तो चलिए सीधे गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि सरकार इस सोने के आयात संकट को कैसे हैंडल कर रही है और अब निवेशकों के पास कौन से नए विकल्प बचे हैं। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, मतलब ऐसे देश में जहां शादी ब्याह से लेकर हर त्योहार में सोना इतना अहम है, वहां ऐसी अपील। लेकिन असल में इसका मकसद आपके निवेश को रोकना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बढ़ते ग्लोबल क्राइसिस के बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को बचाना है। इस मैक्रो इकोनॉमिक मुद्दे का दायरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए सिर्फ इस आंकड़े को देखिए। लगभग $72 बिलियन। साल 2025-26 के लिए भारत का सोने का इंपोर्ट बिल 24% की भारी छलांग के साथ अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। अब होता क्या है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले सोने का करीब 90% हिस्सा बाहर से आता है और इसका पेमेंट हमें अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। यानी सीधा सा गणित है, सोने की जितनी ज्यादा डिमांड होगी, डॉलर की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है। इस परेशानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। देखिए, एक तरफ कच्चा तेल है जिसे इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी है क्योंकि देश उसी से चलता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इसके दाम वैसे ही आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ है फिजिकल गोल्ड, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में गैर जरूरी आयात माना जाता है। अब जरा सोचिए, जब महंगा तेल और महंगा सोना दोनों का इंपोर्ट एक साथ बढ़ता है तो हमारा व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट तेजी से बढ़ जाता है और इसका सीधा असर हमारे रुपए पर पड़ता है, जो डॉलर के सामने कमजोर होने लगता है। और यही वजह है कि हम आज इस हालात में हैं। मई की शुरुआत तक आते आते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $728 बिलियन के अपने रिकॉर्ड हाई से गिरकर करीब $690 बिलियन पर आ गया। तो अब स्थिति ऐसी बन गई है कि सोने की खपत से कहीं ज्यादा अहम देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है। बिल्कुल यही वो वजह है जिसने प्रधानमंत्री को सोने की खरीदारी टालने की अपील करने पर मजबूर किया। खैर, जैसे ही ये खबर बाहर आई, शेयर बाजार ने तो जैसे तुरंत अपना फैसला सुना दिया। ये एक क्लासिक नी जर्क रिएक्शन था। बाजार को लगा कि अब सोने की रिटेल सेल में भारी गिरावट आएगी और इसी घबराहट में बड़ी बड़ी ज्वेलरी कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिर गए। टाइटन में 6.4%, कल्याण ज्वेलर्स में 8.3% और सेंको गोल्ड में तो लगभग 11% की भयंकर इंट्राडे गिरावट देखी गई। बाजार में मची इस अफरा तफरी के बीच कई लोगों को ये डर सताने लगा था कि क्या सरकार फिर से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2012-13 में हुआ था। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल सोने या चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल कार्ड के इस्तेमाल पर भी कोई रोक नहीं लग रही है। फिलहाल सरकार टैक्स बढ़ाने के बजाय लोगों से खुद ही संयम बरतने की उम्मीद कर रही है। चलिए अब बात करते हैं सरकार की रणनीति में आए एक बहुत ही बड़े बदलाव की, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को रिटायर करना। अगर हम एसजीबी के सफर को देखें तो इसकी शुरुआत नवंबर 2015 में हुई थी। मकसद बड़ा साफ था, लोग फिजिकल सोना खरीदना कम करें। आइडिया तो शानदार था, लेकिन समय के साथ यह सरकार के लिए उधार लेने का एक बहुत ही महंगा तरीका बन गया। दरअसल सरकार को निवेशकों को सोने की बढ़ती कीमतों का फायदा तो देना ही था, साथ ही हर साल 2.5% का ब्याज भी देना पड़ रहा था, जो कि लंबे समय में सस्टेनेबल नहीं था। नतीजा, फरवरी 2023 के आखिरी इशू के बाद 2024 की शुरुआत में सरकार ने इस स्कीम पर चुपचाप ब्रेक लगा दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर सबसे सुरक्षित और सरकार द्वारा बैक्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब मौजूद ही नहीं है, तो निवेश का ये सारा पैसा जाएगा कहाँ? क्या लोग हार मानकर वापस फिजिकल गोल्ड की तरफ भागेंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से उसी इंपोर्ट क्राइसिस में फंस जाएंगे। पॉलिसी मेकर्स के लिए आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। अब हम इस एक्सप्लेनर के अगले अहम हिस्से पर आते हैं, घरों में रखा फंसा हुआ सोना और उसे इकोनॉमी में लाने की उलझन। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारतीय घरों में 30,000 टन से भी ज्यादा सोना रखा हुआ है।
ये एक तरह का ट्रैप्ड कैपिटल है जो हमारी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं है। अब अगर कोई सोने का मुद्रीकरण करना चाहे तो उसे पहले कानूनी सीमाएं पता होनी चाहिए। बिना किसी रसीद या प्रूफ के एक विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और एक पुरुष 100 ग्राम तक सोने के आभूषण अपने पास रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास सोने के सिक्के या बिस्किट हैं तो उसके लिए पक्का बिल होना हमेशा जरूरी है। तो घरों में पड़े इस बेकार सोने को काम पर कैसे लगाया जाए? इंडस्ट्री ने इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स सुझाए हैं। पहला कदम, लोगों के घरों से इस सोने को इकट्ठा करना। दूसरा, टेस्टिंग सेंटर्स पर ले जाकर इसकी शुद्धता मापना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इस सोने के बदले इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट या गोल्ड मेटल लोन जारी करना। इससे होगा ये कि हमारे अपने देश का सोना ही बाजार में घूमेगा और हमें बाहर से 1 ग्राम भी नया सोना इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनने में ये प्लान एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी अड़चन है 3% का वो जीएसटी नुकसान जो फिजिकल सोने को इलेक्ट्रॉनिक रसीद में बदलते समय होता है। जाहिर है कोई भी अपना नुकसान क्यों करवाना चाहेगा। इसके अलावा पुराने गहनों की सही कीमत लगाना भी एक बड़ा रिस्क है और हमारे लोकल ज्वेलर्स अभी भी इस पूरे सिस्टम से ठीक से जुड़े नहीं हैं। जब तक ये व्यवहारिक दिक्कतें दूर नहीं होती तब तक इस प्लान का जमीनी स्तर पर कामयाब होना काफी मुश्किल है। हालांकि जब तक ये मुद्रीकरण वाली पहेली सुलझती है तब तक सरकार फिजिकल मार्केट को साफ सुथरा करने में लगी हुई है। मार्च 2026 के नए हॉलमार्किंग आदेश के मुताबिक अब 380 से ज्यादा जिलों में 6 डिजिट वाले HUID कोड और BIS लोगों के बिना सोने के गहने बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। ये कदम न सिर्फ हम और आप जैसे ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाएगा, बल्कि सालों से चले आ रहे असंगठित बाजार को एक फॉर्मल सिस्टम के दायरे में भी लाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, फाइनेंशियल गोल्ड की तरफ। होता है ये बड़ा बदलाव। SGB बंद होने के बाद अगर आप अभी भी सोने में निवेश करना चाहते हैं बिना देश का इंपोर्ट बिल बढ़ाए, तो आपके पास 2 शानदार पॉलिसी फ्रेंडली विकल्प हैं। पहला है गोल्ड ETF। इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, लॉकर में रखने का कोई झंझट नहीं और बाजार के हिसाब से एकदम पारदर्शी कीमत मिलती है। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। यहाँ आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स का फायदा मिलता है जो आपके पैसे को सिर्फ सोने में नहीं बल्कि सोने से जुड़ी कंपनियों में भी डाइवर्सिफाई करते हैं। अब एक स्मार्ट निवेशक के तौर पर आप बिना टैक्स समझे तो निवेश करेंगे नहीं, राइट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अब 12.5% कर दिया गया है, लेकिन एक छोटा सा कैच है। अगर आपके पास फिजिकल या डिजिटल गोल्ड है तो इस टैक्स रेट का फायदा उठाने के लिए आपको उसे 24 महीने तक होल्ड करना होगा। वहीं ETF और म्यूचुअल फंड के मामले में ये होल्डिंग पीरियड 12 से 24 महीने के बीच रहता है। अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते समय इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। हम भारतीयों का सोने के गहनों के प्रति जो प्यार है वो सदियों पुराना है, लेकिन आज जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पर ट्रेड डेफिसिट का दबाव बढ़ रहा है और ETF जैसे स्मार्ट डिजिटल विकल्प सामने आ रहे हैं, क्या हम धीरे धीरे ही सही एक पूरी तरह से डिजिटल और वित्तीयकृत भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।